हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम बहुत बढ़िया है। आज है 27 मई। वेलकम बैक टू माय चैनल मीता की सिंपल लाइफ। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद नीति आयोग की सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने देश के अर्थव्यवस्था पर कहा कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इस पर पुष्टि की। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं विस्तार से। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। भारत ने रचा नया इतिहास। जीडीपी में जापान को पीछे छोड़ा। 21वीं सदी का तीसरा दशक भारत के लिए आर्थिक दृष्टि से बेहद अहम साबित हो रहा है। हाल ही में भारत एक और मील का पत्थर पार करते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ दिया है। यह उपलब्धि न केवल भारत की आर्थिक ताकत को दर्शाती है, बल्कि यह बताती है कि किस तरह भारत वैश्विक मंच पर एक उभरती हुई महाशक्ति बन चुका है। इस लेख में हम समझेंगे कि यह उपलब्धि कैसे हासिल हुई, इसके पीछे क्या कारक है और इसका भारत के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और आंकड़ों के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी जगह बना ली है। यह केवल आर्थिक प्रगति का संकेत नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक ताकत और महत्व को दर्शाने वाला ऐतिहासिक मोड़ है। कैसे मुमकिन हुआ यह बदलाव? भारत की इस अभूतपूर्व सफलता के पीछे कई कारक हैं। सुधारित नीतियां और सुधार। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और जीएसटी जैसी योजनाओं को लागू किया, जिससे व्यापारों को बढ़ावा मिला और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हुआ। सेवा और तकनीक क्षेत्र में तेजी। भारत का आईटी और सेवा क्षेत्र निरंतर वृद्धि कर रहा है। भारतीय कंपनियां अब विश्व स्तर पर सेवाएं दे रही है, जिससे विदेशी मुद्रा और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। घरेलू खपत और जनसंख्या लाभ। भारत की विशाल जनसंख्या उपभोग कंजप्शन का एक बड़ा स्रोत है। घरेलू बाजार की मांग ने कई उद्योगों को फूलने का अवसर दिया है। वैश्विक निवेशकों का बढ़ता विश्वास। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अब भारत को एक स्थिर और दीर्घकालीन निवेश का केंद्र मान रही है, जिससे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हुई है। जापान से तुलना। जापान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से स्थिर रही है, लेकिन जनसंख्या में गिरावट और धीमी विकास दर ने उसकी रफ्तार को कम कर दिया। वही भारत युवा जनसंख्या, नई तकनीकों और उद्यमशीलता के बल पर आगे बढ़ रहा है। इस सफलता के क्या मायने हैं? वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी, रोजगार और आर्थिक अवसर में वृद्धि होगी और भविष्य की नीतियों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य से तैयार किया जा सकेगा। चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। हालांकि यह सफलता गर्व की बात है, लेकिन भारत के सामने कुछ गंभीर चुनौतियां अब भी है। बेरोजगारी और शिक्षा में सुधार की आवश्यकता, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता, पर्यावरणीय समस्याएं और संसाधनों का प्रबंधन। 2024-25 में भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब उसने सफल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया। यह केवल आर्थिक आंकड़ों का बदलाव नहीं, बल्कि एक मजबूत, विकसित और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम का प्रतीक है। इस ब्लॉग में हम विस्तार से जानेंगे कि यह कैसे संभव हुआ, किन क्षेत्रों में भारत ने तरक्की की और इसका भविष्य पर क्या प्रभाव होगा। जीडीपी क्या होता है और इसका महत्व। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी देश की आर्थिक स्थिति का सबसे अहम सूचक होता है। यह देश में एक साल के दौरान पैदा किए गए सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। किसी देश की वैश्विक स्थिति, विकास दर, निवेशकों का भरोसा
और आम जनता की जीवन शैली बहुत हद तक जीडीपी पर निर्भर करती है। भारत बनाम जापान ऐतिहासिक तुलना। जैसा कि आंकड़े दर्शाते हैं, 2024-25 में भारत की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो कि जापान की 3.6 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी से अधिक है। भारत की प्रगति के कारण सेवा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि, आईटी, बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर ने भारत को अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक पहुंचा है। उद्योग और विनिर्माण का विस्तार, मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने संस्थान उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया है। बढ़ती युवा आबादी, भारत की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, जो कि एक बड़ी कार्यशील संस्था है। डिजिटल भारत की क्रांति, यूपीआई डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस ने आर्थिक पारदर्शिता और उत्पादकता बढ़ाई। सरकारी नीतियां और सुधार, जीएसटी, डीबीटी, पीएलआई स्कीम और उद्यमता को बढ़ावा देने वाली नीतियां ने बड़ा योगदान दिया है। जापान के पिछड़ने के कारण बुजुर्ग होती जनसंख्या, जापान की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा बुजुर्ग है, जिससे मैन पावर घट रहा है। कम उपभोग और निवेश, जापानी लोग परंपरागत रूप से अधिक बचत करते हैं और कम खर्च करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था धीमी रहती है। प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव, भूकंप और सुनामी जैसे आपदाओं ने आर्थिक ढांचे को समय समय पर प्रभावित किया है। स्थिर आर्थिक वृद्धि, जापान की जीडीपी वृद्धि पिछले 10 साल से लगभग स्थिर है। भारत के लिए आगे की राह, भारत को यह समझना होगा कि जीडीपी में आगे निकलना एक मील का पत्थर है, लेकिन चुनौती यहाँ खत्म नहीं होती। भविष्य में उसको शिक्षा और कौशल विकास, समान आर्थिक विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, ग्रीन एनर्जी और सतत विकास, ये सब पर ध्यान देना होगा भारत को। जापान की आर्थिक ताकत का इतिहास, जापान 1980 और 1990 के दशक में आर्थिक महाशक्ति के रूप में जाना जाता था। उसकी उच्च तकनीक, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में उससे दुनिया के दूसरी सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बना दिया था। टोयोटा, सोनी, होंडा और पानासोनिक जैसी कंपनियां विश्व के बाजार पर राज कर रही थी। लास्ट डेकेड्स का प्रभाव, 1991 के बाद जापान को जिस आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा, उसे लास्ट डेकेड्स कहा जाता है। इसके कारण बैंकिंग क्षेत्रों में भारी संकट, शेयर बाजार और रियल एस्टेट में गिरावट, उपभोक्ता खर्चों में भारी कमी। इस मंदी से उबरने में जापान को कई दशक लगे और अब भी उसकी वृद्धि दर काफ़ी धीमी बनी हुई है। जनसंख्या संकट, जापान की सबसे बड़ी चुनौती है उसकी घटती हुई जनसंख्या और बुजुर्गों की बढ़ती हुई संख्या। इससे कार्यबल में भारी गिरावट आई है। उत्पादकता और उपभोग, उसमें भी कमी आई है। स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। आर्थिक वृद्धि की धीमी गति, हाल के वर्ष में जापान की जीडीपी वृद्धि दर लगभग 0.5% से 1% के बीच रही है, जबकि भारत की औसत वृद्धि दर 6% से 7% के आसपास रही है। इस अंतर ने भारत को आगे निकलने का अवसर दिया है। तकनीक में नेतृत्व के बावजूद ठहराव, जापान आज भी रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में अग्रणी है, लेकिन नवाचार की रफ्तार धीमी हो गई है। स्टार्टअप संस्कृति और डिजिटल अपनाने में वह अमेरिका, चीन और भारत के पीछे रह गया है। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग की सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। भारत ने यह उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा है कि अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहे तो 2.53 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पहला सवाल,
भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान कैसे हासिल किया? जवाब, IMF के अनुसार भारत की नॉमिनल जीडीपी $4.187 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो जापान की अनुमानित जीडीपी $4.186 ट्रिलियन से थोड़ा ज़्यादा है। भारत की यह उपलब्धि मजबूत घरेलू मांग, अनुकूल जनसंख्या रुझानों और नीतिगत सुधारों के कारण है। भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% की एनुअल ग्रोथ रेट बनाए हुए है, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल ट्रेड टेंशन और पॉलिसी चेंज के कारण नुकसान हुआ है। सवाल नंबर 2, भारत की इस उपलब्धि का ग्लोबल सिनेरियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जवाब, भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना ग्लोबल लेवल पर कई प्रभाव डालेगा। वैश्विक प्रभाव में बढ़ोतरी, भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे G20 और IMF में प्रभाव बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट हब, भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI में और वृद्धि होगी, और क्योंकि ग्लोबल कंपनियां भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में देख रही है। क्षेत्रीय स्थिरता, भारत और जापान के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी जैसे चंद्रयान 5 और सैन्य सहयोग भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देगी। इकोनॉमिक लीडरशिप, भारत इसी उपलब्धि के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में और करीब आ गया है। भारत अगर 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देता है तो लीडरशिप और मजबूत होगी। जीडीपी में जापान को पीछे छोड़ना भारत के लिए केवल एक आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने का संकेत है। यह दिखाता है कि यदि नीति, तकनीक और जनशक्ति का सही उपयोग किया जाए तो कोई भी देश दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। आने वाले वर्षों में भारत के पास मौका है कि यह केवल जीडीपी में बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और सामाजिक समावेशन में भी विश्व का नेतृत्व करे। जीडीपी के मामले में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के CEO BBR सुब्रमण्यम ने बताया कि भारत की जीडीपी $4.187 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जबकि जापान की जीडीपी $4.186 ट्रिलियन पर है। यह उपलब्धि IMF की अप्रैल 2025 विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में भी दर्शाई गई है। भारत की जीडीपी में वृद्धि, भारत की जीडीपी में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे वह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत ने नॉमिनल जीडीपी के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया है। IMF की रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट में भी यह बात कही गई है कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। आर्थिक विकास, भारत की अर्थव्यवस्था में 6.7% की वार्षिक वृद्धि दर है, जो मजबूत घरेलू मांग, अनुकूल जनसंख्या रुझान और नीतिगत सुधार के लिए कारण है। अन्य कारक, भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है और देश के वैश्विक आर्थिक नेतृत्व के करीब ले जा रहा है। जीडीपी का अर्थ, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। प्रति व्यक्ति आय पर ध्यान, हालांकि भारत की जीडीपी जापान से अधिक है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में अंतर अभी भी काफ़ी अधिक है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश की जनसंख्या के हिसाब से उसकी औसत आय को दर्शाती है। भारत की प्रति व्यक्ति आय जापान की तुलना में बहुत कम है। नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता भारत, भारत का जापान को पीछे छोड़ना महज एक आंकड़ा नहीं है, यह उस बदलते भारत की पहचान है जो आत्मनिर्भरता, नवाचार और युवा शक्ति के बल पर आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। दरअसल हम नीतिगत स्थिरता, शिक्षा, तकनीक और रोजगार पर निरंतर ध्यान देते रहे। यह सफलता केवल सरकार की नहीं बल्कि हर उस भारतीय की है जो देश के विकास में अपनी भूमिका निभा रहा है। अब लक्ष्य है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का, और वह दिन भी दूर नहीं है।
जापान जैसा देश जहां साल भर में 1500 से भी ज़्यादा भूकंप आते हैं, वह देश भारत से जीडीपी में हर वक्त आगे था। मेरा मानना यह है कि जापान जैसा छोटा देश और टेक्नोलॉजी में एडवांस देश को पीछे छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारा मुकाबला चीन, यूएसए जैसे देश के साथ होना चाहिए, जहां जीवन का मूल्य, प्रकृति का मूल्य और इंसान के अधिकार मूल्य हर वक्त ऊंचा रहता है। मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।